पर भी उसे अब गर्माहट का एहसास हो रहा था। वहां पर विक्रम ने न जाने कैसा माहौल बनाया था कि फना खुद को विक्रम से दूर भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन विक्रम और खुद को इस पोज में देखकर उसे खुद पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। बेबी डॉल की फना कुछ भी नहीं बोलती है। आह सर, बेबी डॉल, अगर मैं तुम्हें बुला रहा हूं तो इसका मतलब है कि तुम्हें आंसर देना है। फना ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा। सर, मेरा गला बैठ गया है। फना का शरीर ढीला पड़ गया था। वो ये सोच रही थी कि उसके सर के अंदर इतना स्टेमिना आता कहाँ से है। खाते तो सिर्फ ये घास फूस और पत्ते हैं। हु, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। अब फना को समझ में आ रहा था कि सर ने क्यों उसे पहले ही कहा था कि डिनर करके आए ताकि वो यहाँ पर उसे खा सके। फना रिक्वेस्ट करते हुए बोली, बस करिए सर, कितने गंदे हैं आप। आप मुझे हमेशा मोटू मोटू बोलते रहते हो। अब आपको मैं मोटू नहीं लग रही हूँ। कब से तंग करके रखा है मुझे। हूँ लस्टी। थोड़ी देर बाद बेबी डॉल। हम सर, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मंथ हैं। विक्रम ने फना की कमर को सहलाते हुए कहा। लेकिन क्यों सर, मेरे पास 5 मंथ क्यों है। क्या मैं मरने वाली हूँ। फना ने मिरर में देखते हुए कहा। विक्रम ने फना के होठों को गुस्से में दबा दिया। जब भी तुम अपना मुंह खोलती है, तुम इतनी बेवकूफी वाली बात क्यों करती हो बेबी डॉल। सर, आपने ही तो कहा कि मेरे पास सिर्फ 5 महीने हैं। विक्रम ने फना को पीछे से हक कर लिया और बोला, क्योंकि उसके बाद तुम कॉलेज जाओगी। कॉलेज स्टूडेंट का 5 महीने बाद फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या होता है सर। हम बेबी डॉल, जब तुम कॉलेज जाओगी तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे अंदर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर, अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो फिर काम पर कौन जाएगा और पैसे कैसे आएंगे। मुझे मेरे भाई के मेडिकल बिल पे करने होते हैं, रेंट देना होता है रूम का, और खाने के लिए भी तो कमाना है मुझे। विक्रम ने अपनी बेबी डॉल के भोदू से चेहरे को देखते हुए बोला, तुम कॉलेज जाओगी तो मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा, जिससे तुम अपने भाई के मेडिकल बिल पे कर सकती हो और रेंट भी दे सकती हो। लेकिन सर, आप ऐसा क्यों करोगे। वैसे भी मैं तो आपके पास सिर्फ 1.5 साल के लिए हूं ना। आह, अगर एक बार और तुमने अपने मुंह से ये 1.5 साल शब्द निकाला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। फना अपने होठों को बंद कर लेती है, डर की वजह से। बेबी डॉल, तुम्हें एजुकेशन की जरूरत है। तुम्हारे पास अगर नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, तो तुम हमेशा नौकरों वाला ही काम करती रहोगी। सर, अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। फना बुदबुदाई। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। विक्रम ने फना को डांटते हुए कहा, बहाने बनाना बंद करो बेबी डॉल। सर, आप डांट क्यों रहे हो मुझे। वैसे भी मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। अपनी जिंदगी के फैसले तुम तब खुद ले लेना जब तुम्हारे पास जरा भी दिमाग होगा। तुम एक नंबर की बेवकूफ, बुद्धू और भोंदू लड़की हो। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर, आप कभी मुझे मोटू बोलते हो, कभी बेवकूफ बोलते हो, कभी बुद्धू बोलते हो, कभी भोंदू बोलते हो। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ। बहुत बुरी लगती हो तुम। फना ने विक्रम से दूर खिसकते हुए कहा। फिर क्यों रखते हो आप मुझे अपने पास। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। आपका काम तो हो गया ना। बुरी हूं मैं। विक्रम ने फना के बालों को सहलाते हुए उसके हाथों को पकड़ा लिया। हू, डोंट टच मी बेबी डॉल, नखरे करना बंद करो। उसके बाद विक्रम फना के हाथों में डायमंड ब्रेसलेट पहनाने लगा। सर, आपने मुझे इतने सारे गिफ्ट क्यों दिए। अभी तो मेरा बर्थडे भी नहीं आया है। तुम्हारा बर्थडे कब आता है बेबी डॉल। 19 अक्टूबर सर। फना ने अपने डायमंड के पेंडेंट को देखते हुए कहा। सर, ये बहुत महंगा होगा ना। विक्रम ने फना के शोल्डर पर किस करते हुए। तुमसे ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं। बेबी डॉल, तुम जिस इंसान से शादी करना चाहती हो वो कैसा होना चाहिए। सर, आप गुस्सा हो जाते हो, मैं नहीं बताऊंगी। विक्रम ने फना के बम्प पर स्पैंक किया। बेबी डॉल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट करेगा। जब तुम मेरे साथ फिजिकल हो चुकी हो, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा, ये जानते हुए कि तुम्हारा किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर संबंध है। तुम किसी गैर मर्द से पहले ही फक हो चुकी हो। सर, आजकल तो ये सब नॉर्मल है।
फना के मुंह से ये सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आपको पता है, जिस होटल में मैं काम करती हूँ ना, वहां पर एक लड़का आता है। आप यकीन नहीं करोगे कि उसकी ना 4 गर्लफ्रेंड थी। वो ना मॉर्निंग टाइम पर आता है, अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ और कमरे में जाता है और उसके साथ सब कुछ करता है। आपको पता है, उसकी गर्लफ्रेंड को वो प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। उसके 3 घंटे बाद अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उसके साथ भी रूम में जाता है। जब वो लोग रूम से बाहर आते हैं, तब जब हम उनका रूम क्लीन करने जाते हैं, तो वहां पर हमें ढेर सारे निरोध मिलते हैं, सर, और टिश्यू पेपर भी। उसके 3 घंटे के बाद अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और कमरे में जाता है, और 2 घंटे बाद जब कमरे से बाहर आता है, तो उसके कमरे की हालात उतनी ही खराब होती है। आपको पता है, वो हर बार रूम चेंज करता है। ऐसे ही वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उनके साथ भी टाइम स्पेंड करता है। जब कमरे से बाहर आता है, तो फिर उसके साथ डिनर करके वो घर चला जाता है। इतना ही नहीं सर, मैंने होटल में एक कपल को भी देखा है। हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे को चीट करते हैं। दोनों किसी और पार्टनर के साथ आते हैं। होटल में ऐसे बहुत से कपल आते हैं सर। मुझे लगता है कि आजकल ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पहले से ही सबके रिलेशनशिप होते हैं, 3-4। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और गुस्से से वो अपने दांत पीसने लग जाता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी बेबी डॉल के दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया। उस माहौल में रहकर उसकी बेबी डॉल बिगड़ रही है। विक्रम बहुत ध्यान से फना की बातें सुन रहा था। वो जो उसे बोल रही थी, विक्रम हर एक शब्द को सुनते हुए थिंकिंग कर रहा था। सर, आपको पता है, एक लड़की भी आती है और उसके भी 2 बॉयफ्रेंड हैं। वो दोनों के साथ टाइमिंग कर रही हैं। इतना ही नहीं सर, वो दोनों के साथ फिजिकल भी होती हैं। बेबी डॉल, तुम ज्यादा ध्यान नहीं देती इन सब चीजों पर। काम पर तुम्हारा ध्यान कम रहता है और इन सब चीजों पर ज्यादा रहता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस होटल में काम करने की, विक्रम ने गुस्से से कहा। सर, क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? आजकल तो हर जगह पर यही सब कुछ होता है। इसलिए तुम इतनी बिगड़ गई हो। ऐसी चीज सीख कर तुम भी तो टाइमिंग करने लगोगी। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना आप मुझे मारोगे, फना डरते हुए बोली। और अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहा, फिर तुम 2 टाइमिंग करती। फना ने अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, तभी विक्रम ने उसके होठों को मसलते हुए कहा, शीश, तुम रहने दो भोंदू, कुछ उल्टा ही बोलोगी। सर, मैं अच्छी बच्ची हूँ। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती सर। फिर आप बहुत ज्यादा मारते हो ना, किसी और के साथ देख लेते हो तो। मेरी तो कोई गलती भी नहीं होती है, फिर भी आप मुझे कितना मारते हो। हम, इसलिए तुम सुधरी हुई हो। फना ने रोने जैसे मुंह बना लिया। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था सर कि आप मुझे डांटोगे नहीं और मारोगे नहीं। हम, तो तुम गलती भी मत करना। किसी और लड़के की तरह आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, और तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगती है, न इसे काट दूंगा। विक्रम फना को अपने ऊपर खींच लेता है। विक्रम ने फना की पीठ पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, बेबी डॉल, अब तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करोगी। सर, मुझे भूख लगी है। तुमने खाना नहीं खाया। मैंने तुम्हें कहा था ना, डिनर कर कर आना। सर, मैं डिनर करके आई थी, लेकिन आपने मुझे बहुत ज्यादा थका दिया है। मुझे वापस से भूख लग गई है। तभी विक्रम ने फना का गाल खींचते हुए कहा, लेकिन मैंने भी तो दूसरी तरीके से तुम्हारा पेट भरा है। फना के गाल लाल हो जाते हैं। कितनी बार मैंने तुम्हारा पेट भरा है, इतने वक्त में। धत, सर बस करिए, आप बहुत बेशर्म हैं। फना के बाल विक्रम की चेस्ट पर थे, उसके बाल पर बिखरे हुए थे। फना विक्रम की चेस्ट पर अपना सिर रखकर बोली, सर, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नन्ही आ रही है। हम, सो जाओ तुम। सर, स्विंग एजुकेशन इतनी जरूरी होती है क्या? हम, बहुत। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए, जिसके दिमाग में सिर्फ उल्टी सीधी चीज चलती है। अफेयर्स चलते हैं तुम्हारे दिमाग में। इतनी छोटी हो तुम, शादी का ख्याल आने लगता है तुम्हारे दिमाग में, बच्चे पैदा करना चाहती हो तुम। विक्रम ने गुस्से से फना को डांटते हुए कहा। फना के आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। अब ये आंसू बहाकर किसे दिखा रही हो तुम?
विक्रम ने वापस से फना को जोर से डांटा। फना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। फना सिसकना शुरू कर देती है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। विक्रम की डांट से फना का रोना रुक ही नहीं रहा था। फना जैसे ही रोना शुरू करती है, विक्रम और जोर से उसे डराता है, जिससे फना अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे रोने लगती है। अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बाहर आया तो बेबी डॉल मैं तुम्हें पनिश करूंगा। छोटी छोटी बातों पर कौन रोता है, अब बच्ची नहीं रही हो तुम। सर, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे डांटोगे नहीं, फिर भी आप मुझे इतनी जोर जोर से डांट रहे हो। आपको पता है आपकी आवाज कितनी ज्यादा चुभती है। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। विक्रम के ऊपर से उठकर दूसरी तरफ मुंह कर कर बैठ जाती है। विक्रम ने गुस्से से कहा, बेबी डॉल। तभी फना विक्रम की तरफ अपनी पीठ कर लेती है और खिसक कर विक्रम से और दूर हो गई। मुझसे बात मत करिए सर, आपको तो बस मुझे डांटने का बहाना चाहिए। आपको हमेशा मेरी क्लास लेनी होती है। कभी कभी तो आप मुझे एक बूढ़े सर लगते हैं, स्कूल के, जो मेरे पीछे पड़ा रहता है। फना के मुंह से यह सुनकर विक्रम उसकी पीठ को घूरने लगता है। फना की पूरी बैक पर विक्रम के उंगलियों के निशान थे और वह रेड हो रखी थी। लेकिन विक्रम फना का चेहरा देख पा रहा था मिरर में। मिरर में जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, फना जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। मुझे मत देखिए सर, आप बहुत ही बुरे इंसान हैं, मुझे हमेशा रुलाते रहते हो। फना के बच्चे वाली हरकत देखकर विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है। उसकी बेबी डॉल बड़ी नहीं हुई है अभी तक। विक्रम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। फना को उसे कॉलेज भेजना होगा। फना का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ क्योंकि वह छोटी उम्र में टेंशन में आ गई थी। उसे सिर्फ पैसों की भूख थी कि उसे पैसा कमाना है। उसे जरिया नहीं मिला तो वह वेट्रेस बन जाती और बार में काम करने लगती है, जो कि सबसे इजी है। उसमें चैलेंज फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वह अपनी बेबी डॉल के बारे में बहुत सोचता था, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता था। फना उसके लिए सिर्फ उसके फिजिकल नीड पूरी करने के एक जरिया नहीं थी। विक्रम के पास लड़कियों की कमी नहीं है, उसके नीचे हर लड़की सोने के लिए खुद से ही ऑफर करती है। फना को बच्चों की तरह सिसकते हुए देखकर विक्रम ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बेबी डॉल के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वह लोगों को नो नहीं बोल पाती, छोटी छोटी चीजों से डर जाती है और चैलेंज से वह भागती है। विक्रम ने आगे से फना के उभरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बेबी डॉल, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से रुलाऊंगा। तब तुम मुझे मत ये कहना कि सर मुझे पेन हो रहा है सर, ये मत करो सर, वह मत करो। सर, आप कितने ज्यादा बुरे हो, आप कभी भी मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा मुझे गुस्से से डराते रहते हो, मुझे नीचा दिखाते हो। मैं अभी छोटी हूँ, आपकी तरह बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ जो मेरे पास इतना सारा दिमाग होगा। आह सर, क्या कर रहे हैं आप? सर, मुझे यहाँ से जाना है। आज रात तुम इसी कमरे में बिताओगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सर, आपको जो चाहिए था वह तो हो चुका है ना। अब मुझे नींद आ रही है, मैं ठंडे फर्श पर नहीं सो सकती हूँ। क्यों नहीं सो सकती तुम? पहले तो ठंडे फर्श पर ही सोती थी। फना रोते हुए बोली, आप मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हो सर? मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ तो फिर मुझे खुद से दूर क्यों नहीं कर देते हो? हमेशा मुझे मारते और डांटे रहते हो। प्रॉमिस किया था कि नहीं डांटोगे, फिर भी इतना ज्यादा डांटा मुझे। फना बच्चों की तरह बिलखते हुए बोली, कोई प्यार नहीं करता मुझे, सबको बुरी लगती हूँ मैं, बुद्धू, भोंदू, बेवकूफ, जिसे देखो मुझे ही बोलता रहता है। बेबी डॉल? सर, आप मुझे बेबी डॉल मत बोलिए। क्यों? नहीं, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, तुम सर, आप बहुत बुरे हो, जा रही हूं मैं आपको छोड़कर। फना उठकर वहां से जाने लग जाती है तो विक्रम गुस्से से बोला, तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। अगर एक भी कदम बाहर रखा तो चुपचाप जाकर मेरी गोद में बैठो। फना डर जाती है विक्रम की धमकी से और वापस से रोते हुए विक्रम के पास आ जाती है और उसकी गोद में बैठते हुए गुस्से में बोली, आप मुझे अपने पास भी रखना नहीं चाहते हो और मुझे दूर भी नहीं जाने देते। रोने भी नहीं देते हो। आपने मुझ पर कब्जा कर लिया है सर, छोड़ दीजिए मुझे।
विक्रम ने फना की गर्दन पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कहा, बेबी डॉल, मैंने तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुम आजाद हो, जाना चाहती हो तो जा सकती हो। क्या सच में सर में जा सकती हूँ? फना ने हैरानी से पीछे गर्दन करते हुए विक्रम को देखकर सवाल किया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फना एक्साइटेड हो जाती है। फना के फेशियल फीचर्स को देखकर विक्रम की आंखें तीखी हो जाती हैं। फना जैसे ही विक्रम की आंखों को देखती है, एक पल के अंदर उसके दिमाग में जो थॉट आया था यहाँ से जाने का, वह धारा का धरा रह जाता है, क्योंकि विक्रम ने अपने मुंह से कुछ और कहा था, लेकिन उसकी आंखें फना को कुछ और ही बोल रही थीं। फना डर जाती है और विक्रम के ही चेस्ट में मुंह छुपाते हुए बोली, सर, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं नहीं जा रही हूं ना, मैं मजाक कर रही थी। खुश तो बहुत लग रही थी तुम तो, बेबी डॉल। फना ने अजीब सा मुंह बनाते हुए विक्रम को देखकर कहा, देखिए सर, मैं कितनी उदास हूँ। आपसे दूर जाकर मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी कोई अब मुझे पूछने वाला नहीं है आपके सिवा। वैसे भी कौन सा कोई मुझे जानता है? आप जैसे भी हो, कम से कम मेरा ध्यान तो रखते हो। विक्रम ने फना के बालों में अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कहा, अभी तो तुम कह रही थी कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है आपको, फना गुदगुदाते हुए बोली। विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। विक्रम फना के बैक को रब करने लगता है। विक्रम को फना की भरी सांस महसूस होने लग जाती है, जिससे विक्रम को रियलाइज होता है कि उसकी बेबी डॉल सो चुकी है। विक्रम ने सर नीचे कर फना के गाल को पकड़कर खींचा, पर शायद फना सच में गहरी नींद में सो गई थी। विक्रम फना को उठाता है और उसके बाद वह उसे लेकर सोफे पर आ जाता है। फना, जो गहरी नींद में चली गई थी, अचानक से उसे अपनी बॉडी में तकलीफ होती है। आह! फना ने चिढ़कर अपनी आंखें खोलीं। सर, आप क्या कर रहे हो? फना ने बहुत ही नशीली आवाज में कहा। विक्रम ने फना को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी कमर पकड़कर कहा, बेबी डॉल, तुम्हें कहा था ना कि तुम आज नहीं सो सकती? तुम्हें किसने परमिशन दी सोने की? सर, मुझे नींद आ रही है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? फना और सहज हो जाती है, क्योंकि विक्रम वापस से उसके साथ फिजिकल होने लगा था। सोफे पर फना विक्रम की बाहों में थी और आहें भर रही थी। फना ने सोफे को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। फना धीरे धीरे खिसकते हुए सोफे से नीचे गिर जाती है। फना को बहुत ठंड लग रही थी। वह चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी चट्टान के ऊपर गिर गई है। फना को रियलाइज होता है कि यह चट्टान कोई और नहीं, विक्रम की पीठ है। फना गुस्से में विक्रम की पीठ पर जोर से बाइट करती है, क्योंकि कल रात विक्रम ने उसे परेशान करके रख दिया था। वह जानबूझकर उसे नींद में ही परेशान करने लगता। वही विक्रम के होठों के कोने मुड़ जाते हैं, क्योंकि वह समझ गया था उसकी बेबी डॉल उठ गई है। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और गुस्से में विक्रम की पीठ पर एक जोर का मुक्का मार दिया और उसे दांतों से कटने लगती है, अपना पूरा जोर लगाकर। जी भरकर विक्रम को काटने और नोचने के बाद फना उठकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त विक्रम ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जिससे फना डर कर भागने लगती है। आह! डर की वजह से फना के चीख निकल जाती है। फना को अपने पेट में और बदन में बहुत दर्द महसूस होता है और उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह वापस से जमीन पर गिर जाती है। विक्रम ने फना को इस वक्त में अपनी बाहों में भर लिया। आह! छोड़िए सर! विक्रम ने फना के मोटे मोटे गालों पर किस करते हुए कहा, बेबी डॉल, सुबह सुबह तुम्हें एक्सरसाइज करनी है क्या? लगता है रात में कुछ कमी रह गई थी, जिस वजह से तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है। फना मुंह फुला लेती है। विक्रम फना के फूले हुए गालों पर एक बार और बाइट करता है, जिससे फना की आह निकल जाती है। सर, मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। अब सुबह हो चुकी है। आपने कहा था कि मैं सुबह जा सकती हूँ यहाँ से। बेबी डॉल, तुम्हें पकड़ा किसने है, जाओ तुम। विक्रम फना को किस करने की कोशिश करता है तो फना विक्रम को खुद से दूर कर देती है। मुझे किस मत करिए। अब विक्रम की आंखें कठोर हो जाती हैं। इस पर फना की जुबान एक बार तो चल जाती है। सर, मेरा मतलब था, मैंने अभी ब्रश नहीं किया है, इसलिए आप मुझे किस नहीं कर सकते हो। विक्रम ने फना के चेहरे को पकड़कर उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे करीबन 15 मिनट तक किस किया।
विक्रम ने जैसे ही फना को फ्री किया, फना चूहे की तरह विक्रम की बाजू से निकलकर स्क्रोलिंग करते हुए वहां से भागने लगती है। फना की हरकत को देखकर विक्रम अपने सर पर हाथ रख लेता है। यह लड़की नहीं मुसीबत है। फना दरवाजे के पास पहुंचकर खड़े होने लगती है। तभी उसे रिलायंस होता है कि उसके पास तो कपड़े नहीं है। फना कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कपड़े कहाँ से लेकर आने हैं। फना तिरछी नजर से विक्रम को देखती है तो विक्रम भी डेविल स्माइल के साथ उसे देख रहा था कि बेबी डॉल कहाँ जाओगी मुझसे बचकर। तुम्हें लौट कर तो मेरे पास ही आना होगा। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सना ने धीरे से कहा, सर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। बेबी डॉल तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी? मेरे खिलाफ जाओगी? तुम इतनी बड़ी हो गई हो। फना ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, सर मुझे फ्रेश होना है। आपकी वजह से मैं गंदी हो गई हूँ। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। तभी फना ने अपनी फिसलती हुई जवान को संभाल कर कहा, मेरा मतलब था, सर मैं थक गई हूँ और मुझे शावर लेना है। तभी फना की नजर सोफे के पास पड़े हुए टॉवल पर जाती है, लेकिन वहां पर विक्रम बैठा हुआ था। ये देखकर फना का दिल करता है कि वह अपना सर इस मिरर पर जोर से दे मारे, क्योंकि उसे बार बार विक्रम नाम की मुसीबत के पास क्यों जाना पड़ता है। वह विक्रम की चंगुल से छूटकर इतनी मुश्किल से बाहर निकली थी और उसे वापस से वहीं पर जाना पड़ रहा है। फना अपने कदम विक्रम की तरफ बढ़ाने लगती है। विक्रम फना के बदन को ऊपर से नीचे तक देखकर डेविल स्माइल करने लगता है। एह, आह, सर ऐसे मत देखिए, मुझे कुछ नहीं करना है। फना जैसे ही टॉवेल उठाने वाली होती है, दूसरे ही पल फना विक्रम की बाहों में होती है और इतनी अजीब सिचुएशन में होती है कि उसे समझ में नहीं आता। आह! उस कमरे में एक बार फिर से फना की मदहोश आहें गूंजने लगती है। सुबह के 8 बजे रहे थे। फना शावर के नीचे खड़ी होकर मन ही मन विक्रम को कोस रही थी। इधर विक्रम अलमारी से फना के लिए कपड़े निकाल रहा था। विक्रम ने अपनी बेबी डॉल के लिए उसके प्राइवेट कपड़ों के साथ साथ उसके लिए एक वाइट कलर की फ्रॉक निकाल, जिसमें उसकी बेबी डॉल बहुत खूबसूरत और प्यारी लगती थी और मासूम भी। उसके बाद विक्रम अपने कपड़े पहनता है, जो कि फना के मैचिंग के ही थे, वाइट कलर के। फना जब शावर लेकर बाहर आती है, तब वह दरवाजे को पकड़कर कुछ देर के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे। विक्रम फना के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फना विक्रम को पढ़कर गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। विक्रम फना को लेकर बेड पर आता है और उसके बाद वह टॉवल से उसके बालों को पोंछने लगता है। विक्रम ने फना को उसके प्राइवेट कपड़े पहनना शुरू किया। इस पर फना के गाल लाल हो जाते हैं। फिर भी वह विक्रम से कुछ भी नहीं बोलती है। उसके बाद विक्रम उसे उसकी वाइट कलर की फ्रॉक पहनाकर पीछे से उसकी जिब लगाकर उसके होठों को एक प्यार भरा चुंबन करता है। विक्रम फना का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाता है। फना मुंह बनाते हुए विक्रम के पीछे पीछे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह ब्रेकफास्ट करने लगती है। विक्रम फना को अपने हाथों से खिलाता है। तभी फना ने विक्रम के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से बोली, सर रहने दीजिए, आप मत खिलाए, वरना रात में आप फिर से वसूल लेंगे। इस पर विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए फना से कहा, बेबी डॉल तुमने अभी कुछ कहा क्या? फना घबरा जाती और विक्रम का हाथ छोड़ देती है। फना को विक्रम के हाथ से ही खाना पड़ता है और ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। फना को नहीं पता था कि विक्रम उसे कहाँ लेकर जा रहा है। कार के अंदर बैठकर विक्रम कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वह अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। और यह देखकर तो फना भी खुश हो जाती है कि उसे कुछ देर के लिए विक्रम की आफत नाम से शांति मिल गई। लंबे सफर के बाद कार रुक जाती है। विक्रम ने सिर घूमकर देखा तो फना सो रही थी। विक्रम फना को लेकर कार से बाहर आता है। फना की आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। वह अपनी आंखों को रब करती है और जैसे ही सामने देखती है, फना की आंखों से आंसू के एक बूंद टपक कर बाहर आ जाती है। मम्मा! फना फुट फुट कर रोने लगी। विक्रम फना को शहर से बाहर लेकर आया था। फना जब कार से बाहर निकलती है और सामने का नजारा देखती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है।
फना को फूट फूट कर रोते हुए देखकर विक्रम उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। फना अपना मुंह अपने हाथों से छुपा लेती है और सिसकने लगती है। बेबी डॉल फना के कान में जैसे ही विक्रम की आवाज जाती है, फना विक्रम से लिपट जाती है। फना ने हिचकियां लेना शुरू कर दिया था। वह विक्रम से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। फना ने सामने की तरफ इशारा करते हुए हिचकी लेते हुए कहा, ये मेरा बेबी डॉल डोंट क्राई। विक्रम ने फना का चेहरा चिन्ह से पकड़कर ऊपर करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा। एफना ने अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए रोते हुए कहा, सर, ये मेरा घर है, ये मेरे पापा और मम्मा का घर है। विक्रम ने फना के फेस को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, आई नो सर, ये मेरा घर है। आपको पता है, इस घर से मुझे मेरे चाचू और चाची ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। उन्होंने मेरा घर मुझसे छीन लिया। विक्रम ने फना के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। नहीं सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, चाची फिर से मारेगी। आपको पता है, उन्होंने ना मेरी बहुत बेइज्जती की थी और मेरा सारा सामान मेरे कमरे से निकालकर बाहर फेंक दिया था सड़क पर। मैं वहां पर बैठकर घंटे तक रो रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। सब मुझे देखकर हंस रहे थे और मेरे बारे में बातें कर रहे थे। तभी फना फिर से रोना शुरू कर देती है। और आपको पता है सर, एक आंटी थी, वह ना मुझे लेकर अपने घर में गई और उन्होंने एक दिन के लिए मुझे अपने घर में रखा था और उस दिन उनके बेटे ने मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए फना का गला रूंध जाता है। विक्रम की आंखें तीखी हो जाती है और वह फना को कस कर पकड़ लेता है। बेबी डॉल, किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? विक्रम ने अपनी कठोर आवाज में पूछा। फना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, हाँ सर, और आपको पता है, रात में वह लड़का मेरे कमरे में आ गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैं उसे मना किया तो उसने मुझे मारा और जब मैं शोर मचाने लगी तो उन आंटी ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया कि मैं उनके लड़के को बहका रही थी और उनके कमरे में गई थी और वहां पर सबने मिलकर मुझे बहुत बुरा भला बोला और मुझे मारा भी। मेरे को रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया था। आपको पता है, वहां पर कोई भी नहीं था मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए फना बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके पुराने घाव हरे हो गए थे। इस बात को लगभग 3 साल होने वाले थे। फना उस वक्त बहुत छोटी और नादान थी, बच्ची थी। वह कुछ भी नहीं जानती थी। एकदम से उसके पेरेंट्स उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। फना कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह नाबालिग थी, कोई नहीं था उसके सुनने वाला। सब ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। एफना अगर उस रात बचकर भागती नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। विक्रम को जब पता चलता है कि उसकी बेबी डॉल ने इतना स्ट्रगल किया है, तो विक्रम फना को उठा लेता है और फना विक्रम की गर्दन में अपना मुंह छुपाकर कसकर पड़कर उसे रोने लगती है। विक्रम फना की बैग को सहलाते हुए उसे उस घर के अंदर लेकर जाने लगता है। विक्रम के बॉडीगार्ड्स भी विक्रम के पीछे ही थे और सबसे आगे जो था वह था विक्रांत। विक्रम ने फना का घर देखा है, जो अच्छा खासा बड़ा था। एफना की फाइनेंशियल कंडीशन पहले बेहतर हुआ करती थी, क्योंकि उसका घर किसी मिडिल क्लास फैमिली से काफी बेहतर था। अपर क्लास के लोगों का ऐसा हुआ करता है घर। यह घर भी नहीं था, ये छोटा सा मेंशन था, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था कि काफी बारीकी से इस घर को डिजाइन किया गया है। किसी ने बहुत शिद्दत से बनवाया है इसे। और घर की गुड़िया, वह तो इसे देखते ही रोने लगी। विक्रम फना को लेकर जैसे ही अंदर इंटर होता है, फना डर की वजह से अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। कहीं उसका सामना उसकी चाची से न हो जाए। विक्रम ने फना की पीठ मलते हुए कहा, बेबी डॉल, ओपन योर आईज, देखो। सर, यहाँ से चलिए, वरना मुझे मार पड़ेगी। वह लोग मुझे बहुत मारेंगे। विक्रम ने फना के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। फना डरते हुए चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह पूरा मेंशन तो खाली था। फना ने विक्रम की तरफ कंफ्यूज होकर देखा और बोली, सर, चाचा चाची कहाँ गए और उनके बच्चे? फना विक्रम की गोद से उतर जाती है और उसके बाद वह अपना पूरा घर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके कानों में उसकी मम्मा और पापा की आवाज गूंजने लगती है।
फना घर में एक लाडली बेटी की तरह रहा करती थी। पूरे घर में उसकी आवाज घूमती थी। कितने खुश रहा करते थे वह फना को अचानक से अपनी मॉम डैड की याद आने लगती है। एफना विक्रम को देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती थी? विक्रम ने फना के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, पहले तुम रोना बंद करो। खुश नहीं हो तुम अपने घर पर वापस आकर? सर, अब घर में कोई भी नहीं रहता क्या? चाचा, चाची भी मर गए क्या? फना के इस बुद्धू वाले सवाल पर विक्रम को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? सना विक्रम का हाथ पकड़कर उसे स्टेयर्स से ऊपर ले जाते हुए बोली, सर मेरा कमरा न ऊपर वाले फ्लोर पर है, वहां पर न कोई भी नहीं जाता था। मेरा कैमरा बहुत खूबसूरत है सर, दादा ने स्पेशली पिंक कलर करवाया था मेरे कमरे में। मैंने जिद करके करवाया था। फना बहुत ही एक्साइटेड होकर विक्रम को यह सब कुछ बता रही थी। विक्रम फना के साथ उसके कमरे में आता है। फना अपने कमरे को देखती है और कुछ पल के लिए वह ठहर जाती है, क्योंकि उसके कमरे में कुछ भी नहीं था। वह एक स्टोर रूम बनकर रह गया था। फना के कमरे में सिर्फ और सिर्फ कूड़ा और करकट भरा हुआ था। फना अपने कमरे को देखकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका प्यारा सा बेड गायब था। उसने अपने वॉल पर बहुत अच्छे डिजाइन बनाए थे, वह सब कुछ निकाल कर फेंक दिए गए थे। शायद उस रूम को काफी लंबे वक्त से बंद करके रखा गया था। फना की आंखों में आंसू देखकर विक्रम उस कमरे के अंदर इंटर होता है और वह फना की तारीफ करते हुए बोला, वाकई में तुम्हारा कमरा बहुत ज्यादा बड़ा है। फना ने सिसकते हुए कहा, सर ये बहुत खूबसूरत भी था, पहले शायद चाचा चाची ने इस कमरे को यूज नहीं किया, जिस वजह से ये ऐसा हो गया है। विक्रम और एफना दोनों एफना के कमरे में थे। फना वॉल की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको पता है सर, यहाँ पर ना मेरी पेंटिंग्स लगी हुई थीं और जो मैं स्कूल में प्राइज लेकर आई थी म्यूजिक में, वह भी यहाँ पर लगे हुए थे। यहाँ पर गिटार भी लगा था लेफ्ट साइड में। फना विक्रम को अपने कमरे का हर एक व्यू बताने लग जाती है, जैसा कि उसका कमरा हुआ करता था। विक्रम फना के हर एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था और वह महसूस कर रहा था कि उसकी बेबी डॉल बीच बीच में इमोशनल हो जाती है। विक्रम फना को हक कर लेता है और फना बच्चों की तरह रोते हुए बोली, सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उन लोगों ने मेरे कमरे की क्या हालत बना दी। आपको पता है, मैंने एक एक चीज बहुत प्यार से लगाई थी इस कमरे में। मैं अपने भाई को भी नहीं आने देती थी। सर आपको पता है, मैंने तो सोचा था कि मैं कभी अपने घर में नहीं आ पाऊंगी। फना इमोशनल हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। फना वापस से विक्रम से आकर चिपक जाती है। सर ये कमरा बहुत गंदा है ना, चलिए बाहर चलते हैं, वरना आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। फना विक्रम का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर लेकर आती है। सर, मॉम डैड के जाने के बाद मैंने एकदम से अपना सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा था। मैंने ना कुछ दिन तो सड़क पर भी बिताए हैं। पहले सर मैं खाने को वेस्ट करती थी। उसके बाद जब मुझे खाना नहीं मिलता था तो मैं खाने के लिए रोती थी और कुछ भी मिल जाता था तो खा लेती थी। एफना विक्रम को अपने ऊपर बीती हुई हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से बताती है। विक्रम और फना दोनों टेरेस पर पहुंच जाते हैं। फना घूमते हुए बोली, सर आपको पता है जब हम होली खेलते थे ना, तो यहाँ पर पापा के दोस्त जाकर ड्रिंक करते थे। मम्मा की फ्रेंड्स यहाँ पर किटी पार्टी करती थी, लेकिन मम्मा के जाने के बाद कोई भी नहीं आया हमारी हेल्प के लिए। फना सिर नीचे कर लेती है। विक्रम अपनी बेबी डॉल को उठा लेता है और उसके होठों को चूमते हुए बोला, तुम पहले जैसा देखना चाहती हो इस घर को। सर, मेरे चाचा चाचा कहाँ हैं? क्या वह सच में मर गए हैं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? सर, जैसे भी थे मेरे चाचा चाचा हैं। अगर वह मर गए होंगे तो उनके बच्चे कहाँ हैं? क्या वह मेरी तरह सड़क पर घूम रहे होंगे? उनके पास भी पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे और खाना खाने के लिए खाना नहीं होगा। सर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। उन लोगों ने भी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे पास भी कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और खाना खाने के लिए खाना नहीं था। उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं हुई तो तुम क्यों उनकी फिक्र कर रही हो? फना मुंह फुलाते हुए बोली,
सर मैं क्या करूं, मुझे सच में उनकी फिक्र हो रही है। विक्रम अपनी बेबी डॉल के फोरहेड पर किस कर देता है। उसकी बेबी डॉल बहुत मासूम है। उसका छोटा सा दिल पिघल जाता है। विक्रम और फना दोनों ही ऑपोजिट थे। विक्रम आग था तो फना पानी। विक्रम दिल से कठोर था तो फना दिल से बहुत नरम थी। विक्रम की आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे और फना छोटी छोटी बातों पर तुरंत आंसू बहाने लगती थी। वह दिल से सोचती थी, लेकिन विक्रम दिमाग से खेलता था। दोनों के बीच में जमीन और आसमान जैसा अंतर है। बेबी डॉल, क्या तुम्हें लोगों को पनिश करना नहीं आता? अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है तो तुम्हें भी उनके साथ बुरा करना चाहिए। लेकिन क्यों? माँ और पापा ने कहा था कि हमें हमेशा अपनों की मदद करनी चाहिए, भले ही वह हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे। बेबी डॉल, तुम जैसी मासूम लड़की आज की जनरेशन के लिए नहीं बनी है। तुम एक नंबर की भोंदू हो। सर आप मुझे बार बार भोंदू क्यों बोलते हो? मैं अच्छी बच्ची हूँ। इधर विक्रम तो कुछ और ही सोच रहा था। अगर फना उसके हाथ नहीं लगती तो न जाने वह कहाँ होती। उसका हर कोई फायदा उठा रहा होता। फना जैसी इनोसेंट लड़की आज की जनरेशन के लिए वह जरिया थी जिससे लोग उसका इस्तेमाल करते थे। एफना विक्रम को किस करने लगती है जिससे विक्रम हैरान हो जाता है। फना ने विक्रम के होठों को चूमते हुए धीरे से कहा, थैंक यू सो मच सर। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, मुझे मेरी खोई हुई चीज वापस मिल रही है। आप बहुत बुरे हो, बहुत गंदे भी हो, मुझे परेशान करते रहते हो। यह सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। लेकिन आप मेरा ख्याल भी रखते हो, मुझे प्रोटेक्ट भी करते हो और मेरी जरूरत का भी ध्यान रखते हो। मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपके होते हुए मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। बेबी डॉल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही समझदार हो गई हो? सर, मुझे भूख लगी है क्या? मैं आपके लिए कुछ बना कर लाऊं? तुम्हें कुकिंग आती है? विक्रम ने भौहें उचकाते हुए पूछा। हाँ सर, मुझे कुकिंग आती है। आपको पता है, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद था। ये मेरी हॉबी है। तुम्हें क्या बनाना आता है? सर, मुझे सब कुछ बनाना आता है। आप जो बोलोगे मैं बना दूंगी। फना विक्रम की गोद से नीचे उतर जाती है। उसके बाद वह विक्रम का हाथ पकड़कर वापस नीचे आ जाती है और किचन की तरफ जाने लगती है। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ऐसा लग रहा था कि कल तक यहाँ पर कुकिंग हो रही थी, क्योंकि राशन भरा हुआ था। एफना विक्रम को देखते हुए बोलिए, सर आप वेट करिए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। विक्रम किचन से बाहर चला जाता है और विक्रांत विक्रम के पास आता है। विक्रम विक्रांत से कुछ बोल रहा था, जिसे विक्रांत गौर से सुनता है और उसके बाद वह अपना सिर हिलाकर बोला, यस बॉस, काम हो जाएगा। विक्रांत वहां से चला जाता है और विक्रम सोफे पर बैठकर अपनी बेबी डॉल के चेहरे को याद करने लगता है। 30 मिनट हो गए थे। विक्रम को एफना की कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है, तो विक्रम के कान खड़े हो जाते हैं और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता और किचन में आ जाता है। कहीं उसकी बेबी डॉल ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी बुद्धू लड़की। विक्रम ने देखा कि एफना इप्रेन को अपनी बॉडी पर बांधने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। फना कुकिंग करते हुए जल जाती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। आह! उसी वक्त विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख सकती। ये क्या कर लिया तुमने बेबी डॉल? आह! सर दुख रहा है। विक्रम ने फना को डांटे हुए कहा। तुम्हें 2 पल के लिए अकेला भी नहीं छोड़ सकते? खाना बना रही थी या फिर खुद को जला रही थी तुम? आह! सर, विक्रम की इतनी गोल्ड वॉइस सुनकर तो फना डर ही जाती है। सर, आपने मेरा हाथ इतनी जोर से पड़ा हुआ है कि दर्द हो रहा है। प्लीज छोड़िए, दुख रहा है। विक्रम ने फना को घूर कर देखा और उसके बाद वो फना के हाथ को देखते हुए बोला, तुम्हारी स्किन रेड हो गई है। विक्रम फना की रेड स्किन को देखकर बोला, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में काम करने की, भोंदू लड़की। विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है। नहीं सर, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आपने जिस तरीके से मुझे पढ़ा है ना, उसे तरीके से दर्द हो रहा है। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। सर, मुझे कुकिंग करने दीजिए ना। आपको भूख लगी थी, लेट हो जाएगा तो फिर आप मुझ पर चिल्लाओगे।
30 मिनट से तुम क्या कर रही थी अभी तक? तुमसे कुछ बना नहीं? विक्रम ने फना पर भड़काते हुए कहा। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर, अभी सिर्फ 30 मिनट हुए, इतने में तो कुछ भी नहीं बनता है, थोड़ा और वेट करिए। तुम रहने दो कुकिंग करने को, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा। इस पर फना मुंह फुला लेती है। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? मैं कुकिंग कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे? मुझे थोड़ा वक्त तो दो। आपको तो बस गुस्सा करने का बहाना चाहिए, फना जिद्द करने लगती है। इस पर विक्रम उसे गुस्से से घूरता है, तो फना गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता मुझे कुकिंग करनी है। ये मेरा फेवरेट किचन है, आप जाकर बाहर वेट करिए। वरना चुपचाप खड़े रहिए, हमेशा मुझे डांटे रहते हैं। हूँ। विक्रम फना को गुस्से से देखा है, लेकिन फना विक्रम को इग्नोर करके वापस कुकिंग करने लगती है। विक्रम ने जब देखा कि फना उसे इग्नोर कर रही है, तो विक्रम गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो फना के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, मुझे इग्नोर करोगे, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। आहा, सर, सॉरी ना, गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं इग्नोर नहीं किया है, मैं तो कुकिंग कर रही थी, फना गुदगुदाई। फना जैसे ही वेजिटेबल कट करने लगती है, विक्रम उसके हाथ से नाइफ छीनकर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें और काम करने नहीं चाहिए, वेजिटेबल्स में कट कर देता हूँ। सर, आप वेजिटेबल्स कट करोगे? फना ने अपना मुंह पकड़ते हुए कहा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था विक्रम के घर में इतने नौकर थे। विक्रम को कम करने की क्या जरूरत है? सर, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। बेबी डॉल, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया करो। तुम्हारा सजेशन किसी ने नहीं मांगा है, अपना यह दिमाग थोड़ा कम चलाया करो। अब तुम्हारी जुबान अगर फालतू में खुली तो वेजिटेबल की जगह तुम्हारी टंग भी हो सकती है। फना घबरा जाती है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है और वो मुंह टेढ़ा करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। इनसे तो दूर ही रहूं तो ही बेहतर है, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, सड़ू कहीं के। विक्रम किस तरीके से वेजिटेबल कट करता है, फना हैरान हो जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि विक्रम प्रोफेशनल कुक है। फना विक्रम के बारे में सोचने लग जाती है। सर कितने हैंडसम है, उनकी बॉडी परफेक्ट है, उनके फेशियल फीचर्स तो इतने अट्रैक्टिव है, वह हर काम में इतनी परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। फना को विक्रम से थोड़ी सी जलन होती है। विक्रम इंटेलिजेंट भी था और स्ट्रांग भी। फना अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए खुद से बोली, ये तो क्या कर रही है फना? अगर सर ने देख ले तो तेरी आंखें निकाल लेंगे इसी नाइफ से। फना ने वेजिटेबल की शेप को देखते हुए टुकुर टुकुर कहा, सर, आप इतनी अच्छी शेप में वेजिटेबल्स कट करते हो, आपको कुकिंग आती है क्या? विक्रम ने तिरछी नजर से फना का भोंदू सा चेहरा देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है बेबी डॉल? फना ने मुंह बनाते हुए कहा, सर, आप हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हो? कभी तो खुश रहा करो, हमेशा सड़ू सा चेहरा बनाकर मुझे डरते रहते हो। छोटी बच्ची हो, मैं डर गई तो? सड़ू! विक्रम की आंखें तीखी हो जाती हैं। तभी विक्रम ने फना की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया और उसके होठों को काट कर बोला, छोटी बच्ची नहीं हो तुम, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुमने क्या कहा मुझे सड़ू? सर, आपसे तो मैं छोटी हूं ना? आपने खुद को देखा है, कितने बड़े हो आप। सड़ू नहीं कहा मैंने, आपके कान खराब हो गए हैं। इस पर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। तभी फना ने कहा, सर, मुझे ना वेजिटेबल सूप पीना है, आप बना दो। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसने फना को घूरते हुए कहा, अभी तो तुम कुकिंग करने वाली थी। सर, मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल कुक है, इसलिए आप ही कुकिंग कर दो, वैसे भी मुझे चोट लग गई है। असल में फना को डर था कि कहीं अगर उसे खाना गलती से गंदा या खराब बन गया तो विक्रम उसकी जुबान काट देगा या उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो विक्रम के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहती थी। विक्रम की प्रोफेशनल वेजिटेबल कटी आपटी साई आ तास्टरेंसिएट्स कटिंग स्किल्स देखने के बाद एफना डर गई थी और उसने कुकिंग करने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। विक्रम वेजिटेबल की जगह उसे कट करने लगेगा। सर, आप मुझे बता दीजिए,
क्या करना है मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं कुकिंग नहीं करूंगी। मेरा हाथ जल गया है, दर्द हो रहा है। विक्रम ने तिरछी नजरों से एफना के भोंदू से चेहरे को देखते हुए कहा, बहाने बनाना बंद करो। अभी तो तुम कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है। इतनी एक्साइटेड हो रही थी, जिद कर रही थी कुकिंग करने की, और अब तुम काम चोरी कर रही हो। फना विक्रम को अपना छोटा सा हाथ दिखाते हुए बोली, देखिए सर, रेड हो गया है, मुझे यहाँ पर जलन हो रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। विक्रम ने फना का हाथ देखा जो वाकई में रेड हो गया था। तभी फना की नजर विक्रम के वाइन्स पर जाती है, जिन्हें देखकर फना अपना गले से सलाइवा नीचे घटती है और उसका चेहरा रेड हो जाता है। न जाने उसे क्या हो रहा है। वो अपने गाल को हल्का सा थपथपाती है। फना ने नजरें इधर उधर करते हुए सोचा, सर को ऐसे खड़े होने की क्या जरूरत है? अपनी शर्ट की स्लीव्स को कौन फोल्ड करता है? विक्रम ने फना के रेड चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? फना ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है सर। तभी विक्रम ने फना की कमर को पकड़कर अपने करीब किया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, सच बोलोगी या फिर मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊं? फना की नाक रेड हो जाती है और वह विक्रम को देखते हुए बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है सर। विक्रम ने फना के होठों को चूम लिया और बोला, अगर तुम कहो तो मैं दूसरी तरीके से तुम्हारा पेट भर सकता हूँ। विक्रम का इशारा किस तरफ था, ये समझकर फना शर्माने लगती है और वह विक्रम को देखते हुए बुदबुदाई, सर, कल रात आपने जो किया उसकी वजह से अभी भी दुख रहा है, वहां पर जलन हो रही है। विक्रम ने फना के निचले होंठ को अपने दांतों के नीचे फंसाकर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, लेकिन अभी के लिए तो मैं तुम्हारा पेट ऐसे ही भर सकता हूँ। फना ने अपने होठों को दांत के नीचे दबाते हुए काटा। एफना को अपने होठों को चबाते हुए देखकर विक्रम के होठों पर डेविल्स स्माइल आ जाती है और वह एफना को अपने करीब करते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें वाकई में भूख लगी है? नहीं नहीं कर, मुझे भूख नहीं लगी है। फना ने जल्दी से विक्रम की चेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना आपके साथ। अब रात को ही करना जो करना होगा। पता भी आपको कितना ज्यादा दुख रहा है। कल रात तो आपने रात भर परेशान करके रख दिया। जब जब सोने लग जाती थी तब आप परेशान कर देते थे। आपकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई है। विक्रम ने फना की कमर को रब करते हुए कहा, बेबी डॉल, दिन तुम्हारा होता है और नाइट मेरी होती है। यू रिमेम्बर ना? फना विक्रम की चेस्ट पर अपने नाखूनों को छापते हुए बोली, लेकिन सर अभी नहीं, आपने ही तो कहा ना कि रात आपकी होती है, तो फिर रात को ही करेंगे। और अभी हम अपने घर पर भी तो नहीं है। किचन में कौन करता है यह सब कुछ? किचन में तो सिर्फ कुकिंग होती है। इस पर विक्रम ने फना के चिक्स पर बाइट कर ली, जिससे फना की आह निकल जाती है। बेबी डॉल, मैं तुम्हें कुक करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ एक्साइटिंग करना होगा और कुकिंग के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। यू फील प्लेजर। फना शर्मा जाती है। ना सर, तुमने मुझे नो कहा बेबी डॉल। तभी फना ने अपनी जुबान को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है सर, अभी दुख रहा है, प्लीज सूप बनाए ना आप। मुझे आपके हाथ का सूप पीना है। फना जिद करते हुए बच्चे की तरह बोलने लगी और उसने विक्रम को हक कर लिया और फिर विक्रम के होठों के कोने पर अपने होठों से छूते हुए बोली, और रात का टाइम तो आपका ही होता है। मैं जानती हूँ मना करने पर भी कौन सा मान जाते हो। अभी के लिए सर प्लीज कुछ बना दीजिए ना। विक्रम एफना को उठाकर स्लैब पर बिठा देता है और उसके पैरों को अपनी कमर पर हॉल करते हुए बोला, बेबी डॉल, अगर तुम चाहती हो कि मैं कुकिंग करूं तो मुझे किस करो। अगर मैं तुम्हारी किस सेटिस्फाइड होता हूं फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूं। एफना ने विक्रम के चेहरे को अपने नन्हे हाथों में पकड़ लिया और फिर उसकी झोलाइन को सहलाते हुए बोली, सर आप हैंडसम हो। फना के मुंह से खुद के लिए हैंडसम शब्द सुनकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। बेबी डॉल, बटरिंग से काम नहीं चलेगा। तुम्हें जो कहा है वह करो। फना विक्रम के होठों पर अपने होंठ रखती है और उसे किस करने लगती है। फना विक्रम को पूरा जोर लगाकर किस कर रही थी। उन दोनों की किस धीरे धीरे फ्रेंच किस में बदल जाता है और उन दोनों की टंग और सलाइवा एक दूसरे में घुलने लगता है। विक्रम फना की बम को रब करने लगता है। विक्रम का दूसरा हाथ फना की बैक को सेक्सुअल वे में रब कर रहा था।
फना अपना फेस साइड करती है और विक्रम की चेस्ट पर रखते हुए हांफने लगती है। न जाने कब से वह दोनों किस कर रहे थे। विक्रम ठाकुर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विक्रम का हाथ फना के बालों में आ जाता है और वह उसका सर पीछे करते हुए बोला, बेबी डॉल, बस इतनी ही एनर्जी है तुम में? सर, आप थका देते हो। भूख लगी है, एनर्जी कैसे आएगी, सारी तो आप ही निचोड़ लेते हो। हूँ। विक्रम फना के लिप्स को देखता है जो स्वेल हो गए थे। फना विक्रम से दूर हो जाती है। विक्रम अब और कुछ भी करने लगेगा। फना विक्रम की आंखों में लस्ट को साफ फील कर रही थी। फना वेजिटेबल्स को देखते हुए बोली, सर, आपने कितनी अच्छे से वेजिटेबल्स कट की है, बताइए मुझे क्या करना है? विक्रम की आंखें तीखी हो जाती हैं। एफना उससे भाग रही है। बेबी डॉल, सुबह से तुम्हारा ड्रामा देख रहा हूं मैं, मुझसे दूर भाग रही हो तुम। तुम्हें अपनी टांगें तुड़वानी है। विक्रम की धमकी से एफना डर जाती है। फना जल्दी से विक्रम के पास आ जाती है और फिर बोली, सर, मैं आपसे दूर नहीं भाग रही हूँ। वेजिटेबल्स में जर्म्स लग जाएंगे ना, इसलिए मैं बस इन्हें ढकने के लिए आई थी। आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझ लेते हो? मैं आपसे दूर क्यों भागूंगी, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे आपके पास ही आना होगा। विक्रम फना को देखते हुए गुस्से से बोला, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था? अपनी ओपिनियन अपने पास ही रखो। विक्रम भारद्वाज को यह पसंद नहीं कि कोई उसके खिलाफ जाए। बेबी डॉल, तुम। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने अभी सुबह ही किया था सर, और इस टाइम फिर से आप मेरे साथ फिजिकल होना चाहते हो। मैंने आपसे कहा ना कि प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन आप सुनते नहीं हो अपनी जिद के आगे। विक्रम फना के बालों को खींचते हुए गुस्से से बोला, आइंदा अगर मुझसे दूर भगाने की कोशिश की तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझी तुम? आहा मम्मा, हम समझ गई। फना ने अपनी भरी आंखों से विक्रम को देखते हुए धीमे से कहा। विक्रम ने झटके से फना को छोड़ दिया और उसके बाद वह फना के लिए सूप को कुक करने लगता है। फना विक्रम के आसपास ही घूम रही थी, गोल गोल। सर, ये कब रेडी होगा? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेबी डॉल, तुम शांत हो जाओ और एक जगह बैठ जाओ, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। फना टुकुर टुकुर फ्राई पैन में देखते हुए बोली, सर, ये क्या बना रहे हो आप? ये तो दिखने में बहुत अच्छा है। क्या मैं इस टेस्ट कर सकती हूँ? फना के मुंह में बार बार स्लाइड आ रहा था खाने को देखकर। विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए स्पून से उसे अपनी डिश को टेस्ट करवाता है। फना जैसे उस डिश को खाती है, वह एक्साइटेड होकर बोली, सर, ये तो बहुत टेस्टी है, क्या थोड़ा और मिल सकता है? फना बच्चों की तरह विक्रम के आगे पीछे गोल गोल घूम रही थी। फना विक्रम के आगे आकर खड़ी हो जाती है। विक्रम ने सर नीचे कर फना को देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम शांत क्यों नहीं हो सकती? सर, मैं तो आपसे सीख रही हूँ। विक्रम ने फना को आंख दिखाई तो फना विक्रम को दांत दिखाने लगती है। सर, कुछ भी नहीं करूंगी, मैं देखने दीजिए ना मुझे। वैसे भी मैं किचन से नहीं जा सकती, आपने पहले ही मुझे मना किया है। थोड़ी देर में विक्रम कुकिंग फिनिश करता है और उसके बाद फना डाइनिंग टेबल पर विक्रम के साथ बैठकर सूप को एंजॉय करते हुए विक्रम की तारीफ कर रही थी। विक्रम कब से फना के लाल होठों को देख रहा था, जिसे देखकर बार बार विक्रम को सेंशुअल फीलिंग आ रही थी। विक्रम फना की थाइस पर अपना हाथ रखता है, जिससे फना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फना ने विक्रम के चेहरे को देखते हुए उसे सूप पिला दिया। सर, आप क्यों नहीं खा रहे हो? फना विक्रम के इरादे समझ रही थी कि विक्रम क्या करना चाहता है, लेकिन फना बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी। विक्रम ने फना के हाथ से सूप को पीते हुए कहा, बेबी डॉल, सर, मेरी लीव एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है और कल से मुझे वापस होटल पर जाना है काम के लिए। मैं ये कह रही थी कि क्या मैं वहां पर एक्स्ट्रा टाइम लगाऊंगी ताकि मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाए। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि वह समझ गया था। उसकी बेबी डॉल जानबूझकर कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर रही थी, ताकि विक्रम का ध्यान उस पर से हट जाए। विक्रम का फना के प्राइवेट कपड़े के अंदर चला गया। आह! फना ने फिर भी सूप पीने का नाटक करते हुए विक्रम को इग्नोर किया। सर, आप सुन रहे हो क्या? बेबी डॉल, तुम तो वेट हो। फना फिर भी विक्रम को इग्नोर करते हुए बोली।
सर, मुझे अपने मैनेजर से बात करनी होगी। विक्रम की आंखें तीखी हो जाती हैं क्योंकि लगातार फना उसे इग्नोर कर रही है। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके बाद वह फना को उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। फिर उसने फना के अंडर गारमेंट को निकालकर साइड में फेंक दिया। विक्रम ने फना की फ्रॉक को ऊपर किया, जिससे फना टमाटर की तरह लाल हो जाती है और वह विक्रम की फेस को देखते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो सर? आप हम डिनर कर रहे हैं। इस वक्त विक्रम ने फना के पैरों को व्हाइट करते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, और मैं भी डिनर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई डिश। फना का चेहरा जलने लगता है और उसके कान लाल हो जाते हैं। सर, मुझे तो डिनर करने दीजिए। आहा, बेबी डॉल, आई वांट किस वर्टिकल लिप्स। विक्रम फना के वर्टिकल लिप्स पर किस करने लगता है। फना इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। ये सर भी न कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं, इनकी तो डिमांड खत्म नहीं होती है। विक्रम की हरकतों से फना के बॉडी में करंट दौड़ रहा था और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। फना के चेहरे पर भी मदहोशी आ जाती है। विक्रम फना के पैरों को रब कर रहा था। विक्रम ने फना के थाइस पर अपने होंठ रखे। सर, नो! फना का शरीर अकड़ जाता है और वह अपने होठों को दांत के नीचे दबकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सर, कोई आ जाएगा, फना बुदबुदाते हुए बोली। बेबी डॉल, ये तुम्हारा घर है। कोई आ भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हमें देख लेगा। फना बोल बोल कर थक जाती और विक्रम उतना ही एग्रेसिव हो जाता है। इसलिए फना अपना मुंह बंद कर लेती और आखिर में विक्रम के सामने उसे हार माननी ही पड़ती है। फना का शरीर ढीला पड़ जाता है। आह! विक्रम पीछे हटता है और फना अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। विक्रम टिश्यू पेपर उठाता है। विक्रम वापस आकर फना ने जिस सूप को छोड़ा था उसे कंटिन्यू करता है। फना कांपते हुए हांफने लगी। उसे फील हुआ कि उसकी सारी एनर्जी खींच ली गई है। फना का बदन अकड़ गया था। विक्रम ने फना की तरफ देखते हुए कहा, बेबी डॉल, तुम चाहती हो कुछ और भी करूं? फना ने फ्रॉक नीचे की। वह डाइनिंग टेबल पर ही अभी भी लेटी हुई थी। फना का मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। विक्रम फना कय को देखते हुए बोला, तुम मुझे यह दिखाकर रिझाना चाहती हो। बेबी डॉल, अगर यह तुम्हारा इशारा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रेडी। फना डाइनिंग टेबल पर लेटी हुई धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो चिढ़ गई थी। बेबी डॉल, तुम मुझे इनवाइट कर रही हो, विक्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, मुझसे बात मत करिए सर, आपको हमेशा अपनी करनी होती है। बेबी डॉल, बैड मैनर्स, गंदे बच्ची की तरह तुम ऐसे ही लेटी रहोगी। हूह! फना धीरे से उठकर बैठ जाती है और उसके बाद वह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करती है जो सो गए थे। फना धीरे से नीचे उतरती है और उसके बाद वो अपने अंडरगारमेंट्स को उठाकर पहन लेती है। फना विक्रम से 200 किलोमीटर दूर जाकर बैठ जाती है। एफना ने एक बाउल में सूप को सर्व किया था और विक्रम से इतनी दूर बैठी है कि विक्रम की आंखें तीखी हो जाती हैं। बेबी डॉल, विक्रम की इतनी डरावनी आवाज सुनकर फना दुम दबाकर वापस से विक्रम के पास आ जाती है और उसके साइड में ही बैठ जाती है। सर, ये बहुत टेस्टी है। फना विक्रम की तरफ देखते हुए छोटी सी किस उसके गाल पर कर देती है। सर, आपका मुझ पर राइट है, जानती हूं मैं, फना बुदबुदाई। विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है। बेबी डॉल, यू नो योर स्टेटस। विक्रम और फना दोनों लंच करते हैं। फना विक्रम का बनाया हुआ सारा सूप पी जाती है। विक्रम फना को इतनी मजे से सूप पीते हुए देखता है तो बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। फना विक्रम से सवाल भी करती है कि क्या वह अपने घर में वापस नहीं जा सकती। इस पर विक्रम ने फना को देखते हुए कहा, अगर मुझे खुश रखोगी तो यह घर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी तो यह घर भी तुम्हारा नहीं रहेगा और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। विक्रम के स्टेटमेंट ने ही फना को नाउम्मीद कर दिया था। इसका मतलब है कि उसका घर अभी उसे नहीं मिल सकता। एफना उदास हो जाती है और वह कार में ही कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। विक्रम फना को अपनी गोद में बैठा लेता है और फना विक्रम के चेस्ट पर सर रखकर आराम से सो रही थी।
वही विक्रांत जो कार ड्राइव कर रहा था, वह सोच में पड़ जाता है कि उसके बॉस लड़की के चक्कर में फंस गए हैं। बस आपकी बेबी डॉल किसी दिन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। आपसे बच्चों की तरह पाल रहे हो। विक्रांत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। आखिर उसे मौत से प्यार नहीं है। विक्रम के सामने तो वह अपनी जुबान भी नहीं खोल सकता। उसके बॉस ने जो कह दिया, वह पत्थर की लकीर हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब वह लोग मेंशन पहुंचते हैं, विक्रम एफना को लेकर कमरे में जाता है और उसे सुला देता है। विक्रम वहां से जाने लग जाता है। फना ने उसकी शर्ट को काफी कस कर पकड़ा हुआ था। विक्रम फना की फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वह रूम से चला जाता है। ऐसे ही रात में विक्रम आता है और फना आज सोकर उठी नहीं थी, जिससे विक्रम थोड़ा हैरान था। लेकिन वह अपनी बेबी डॉल को डिस्टर्ब नहीं करता है। विक्रम काफी देर तक फना को घूरता है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह उसके होठों को सक कर कर चूमता है और काम करने के बाद वो भी बेड के अंदर जाकर फना को हक करके सो जाता है। अगली सुबह फना विक्रम के चेहरे को देखती है। फना को अपने बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है और वह ब्लैंकेट के अंदर झंकार देखी है तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, जिससे उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। और वह विक्रम के बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं देखी है। जैसे हो जाता है कि यह हवसी इंसान एक दिन इसके बिना नहीं रह सकता। एफना अपनी कमर सहलाती है। उसके बाद वह अपने होठों को टच करती है जो सूख गए थे। फना खुद को मिरर में देखती है। उसके बाद उसका दिल करता है कि वह विक्रम को धक्का दे दे बेड से, लेकिन इतनी मजाल कहाँ उसकी। इसलिए वह गुस्से का घूंट पीकर उठ जाती है। फना जैसे ही हिलने की कोशिश करती है, इस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे उसका बदन अकड़ गया है और उसकी दर्द से आह निकल जाती है। एफना अपने पेट पर अपना हाथ रखती है और खुद से ही बोली, उसके साथ रहना दिन ब दिन इतना डेंजरस क्यों हो रहा है। फना धीरे से पैर बेड के नीचे रखती है और उसके बाद वह किसी तरीके से बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। एफना नहाकर बाहर आती है। उसने नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था। उसके बाद जब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है अपने बाल को संवारने के लिए, तो उसकी नजर जाती है विक्रम के दिए हुए गिफ्ट पर। विक्रम ने उसे डायमंड की स्मॉल ईयररिंग्स गिफ्ट की थी और विक्रम ने उसे एक रिंग भी दी थी। उस दिन विक्रम ने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे जो सब डायमंड के थे। कुछ चीज फना केरी नहीं कर सकती, लेकिन वह उन छोटी डायमंड रिंग्स को देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह वाकई में बहुत अट्रैक्टिव थी। खूबसूरत चीज किससे पसंद नहीं आती। फना को भी वह चीज पसंद आई थी। विक्रम ने पहली बार तो उसे कुछ गिफ्ट दिया था। फना उन डायमंड की इयररिंग्स को अपने कानों में डाल लेती है और खुद को मिरर में देखते हुए स्माइल करके खुद को ही फ्लाइंग किस देती है। डायमंड इयररिंग्स की चमक कुछ ऐसी थी कि उस पल के लिए खुद को निहारती रह जाती है। उसके बाद वह रिंग को अपनी फिंगर में पहनती है। सर को उसका साइज पता है। फना शर्माते हुए खुद के बालों को खुला छोड़ देती है। वह छोटी सी परी लग रही थी। फना अपना छोटा सा बैग उठाती है और लिपस्टिक लगाते हुए खुद से बोली, फना तू आज भी लेट हो गई है। तुझे अपने उसे खड़ूस मैनेजर को जवाब भी देना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरी सैलरी कट कर ले। फना जल्दी से वहां से जाने लग जाती है। तभी उसकी नजर बेड पर विक्रम पड़ जाती है जो सो रहा था। फना विक्रम के पास आती है और उसके ऊपर झुककर बोली, सर गुड मॉर्निंग, मैं काम पर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर एफना विक्रम के होठों को चूम लेती है। तभी विक्रम फना को पकड़ लेता है और उसके बाद फना को घूर घूर कर देखता है। तुम इतना सज स्वर के किसके लिए जा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि इतनी खूबसूरत लगो और तुमने ये बाल क्यों खोले हैं? फना डर जाती है और विक्रम को देखकर हकलाते हुए बोली, सर, मैं तो आपके लिए तैयार हुई हूँ। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? विक्रम फना को लेकर बैठ जाता है और उसके गाल को खींचते हुए बोला, किसे रिझाने जा रही हो तुम? सर, मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ बाल खुले छोड़े हैं। सर, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वह कैसा लग रहा है मुझ पर? फना बहुत ही प्यार से पूछती है और विक्रम को रिंग और ईयर रिंग्स दिखती है। ये देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना ने जो पहना था वह उसे पर काफी ज्यादा जच रहा था।
लेकिन विक्रम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बेबी डॉल किसी और के सामने कैसे खूबसूरत लग सकती है जब वह उसकी है। एफना विक्रम की गोद से उठ जाती है और बोली, सर मैं लेट हो रही हूँ। ऐसा बोलते हुए एफना विक्रम का फेस अपने छोटे हाथों में पड़कर वापस से विक्रम के होठों को चूम कर बोली, गुड बाय सर, हम रात में मिलेंगे। ऐसा बोलकर फना वहां से भाग जाती है। विक्रम की आंखें तीखी हो जाती है, उसकी बेबी डॉल के पर निकल आए हैं। विक्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर वह भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विक्रम ने खुद को मिरर में देखा। उसके बेबी डॉल ने उस पर कई सारे निशान बना दिए थे। एफना ने ओनांटो लिया और वह होटल पहुंच जाती है। एफना जब होटल पहुंचती है तो आज उसके बारे में गॉसिप हो रही थी, क्योंकि एफना का यह लुक देखकर वहां पर कई वेट्रेस को जलन होती है, क्योंकि एफना बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसका जो ड्रेस था वह ब्रांडेड लग रहा था। एफना ने जो ईयररिंग्स पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वह रियल डायमंड की है। आसपास के सारी वेट्रेस एफना को लेकर गॉसिप करने लगती है। इसकी क्या औकात, जो ये रियल डायमंड पहनेगी यह फेक है। आज ये किसके लिए इतना सज सावर कर आई है, कहीं हमारे मैनेजर को तो नहीं। रीजन वाली इन जैसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। ये लोगों के बिस्तर गर्म कर कर ही आगे बढ़ती है। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि अगर मैं इतना तैयार होकर आऊंगी तो मुझे एक्सेप्टेड मिल जाएगी। शी इज सच अ चीप गर्ल। लेकिन हमारी भोंदू फना सबको देखकर स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ कैसे रिलेटिव्स बनते हैं। फना वहां पर सबसे छोटी थी, खूबसूरत थी, जिस वजह से उसे वहां पर अटेंशन मिलती थी। बाकी वेट्रेस यह देखकर जेल्स होती थी, क्योंकि फना को यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉफी पीने का भी ऑप्शन मिला हुआ था। ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट था फना के लिए, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और इनमें से सबसे ऊपर थी नीति, जो कि फना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फना वेट्रेस की चौथी लेती है। वही सभी फना की खूबसूरती को आज देखकर हैरान हो रहे थे कि यह लड़की वेट्रेस है या फिर कहीं की प्रिंसेस। कई लड़कों ने उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन फना वहां से भाग जाती। अगर उसके सर को पता चल गया तो वह तो उसकी जान ही निकाल लेंगे। फना विक्रम से बहुत डरती थी, इसलिए वह लड़कों से थोड़ी दूरियां ही बनाकर रहती थी। कई लड़कों ने उसका नंबर मांगने की भी कोशिश की थी, बहुत बार उन्हें अवॉइड कर देती थी, जिससे वह उसे परेशान करने की कोशिश करते थे तो फना उस टेबल पर जाना ही बंद कर देती थी। देखते ही देखते लंच टाइम हो जाता है और फना अपने साथ कोई लंच लेकर नहीं आई थी, इसलिए वह खुद के लिए सूप ऑर्डर करती है और वहां पर बैठकर पीने लगती है। वही मैनेजर आज लेट आया था और जब वह फना को देखता है तो देखा ही रह जाता है। एक पल के लिए तो उसकी नजरें फना से हटती ही नहीं है। फना मैनेजर को देखते ही दुम दबाकर वहां से भागने लगती है। तभी मैनेजर ने गुस्से से कहा, तुम मेरे ऑफिस में आओ। फना मुंह बनाते हुए पीछे पीछे मैनेजर के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां पर इस बारे में भी बातें होने लग जाती है कि मैनेजर इस लड़की पर कितना हक जमाता है। जरूर यह मैनेजर को देने जा रही है। यकीन मानो मेरा इसका और मैनेजर का कुछ चल रहा है। जब जब यह लड़की नहीं आती तब तक मैनेजर भी नहीं आता। तभी वहां पर एक वेट्रेस ने कहा, हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो। आखिर तुम लोग इतना क्यों चिढ़ती हो फन्ना से? वह अभी नादान है, ज्यादा जानती नहीं है। उस वेट्रेस का नाम था रोहिणी। सभी रोहिणी को इग्नोर कर कर फिर से फन्ना की बुराई करने लगते हैं। वही फन्ना मैनेजर के ऑफिस में जाती है तो मैनेजर ने गुस्से से फना को देखते हुए कहा, कभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी तुम्हें लीव चाहिए होती है। आखिर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो या फिर नहीं? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तुम्हें काम से तो तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देती? तुम जैसे लेजी वेट्रेस की जरूरत नहीं है मुझे। फना चुपचाप मैनेजर की डांट सुनती रहती है और सर झुका लेती है। वह मैनेजर एफना के चेहरे को देखते हुए इधर उधर नजर करता है और बोला, जस्ट गेट लॉस्ट जाकर मेरे लिए काफी लेकर आओ। तुम जैसे कामचोर एम्प्लॉइज से मैं थक चुका हूँ। तुमने आज कितने ऑर्डर लिए? एफना ने मैनेजर को देखते हुए कहा, आज 200 कस्टमर आ चुके हैं सर, और उन्होंने बहुत कुछ ऑर्डर किया था। मैंने लिस्ट भी बनाई है, अगर आप चाहे तो उसे चेक भी कर सकते हैं।
ये सुनकर मैनेजर हैरान हो गया कि 200 कस्टमर आए थे आज, क्योंकि अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई थी। मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। फना मैनेजर की डांट सुनने के बाद बाहर आती है और उसके बाद वह काम में वापस लग जाती है। उसका पूरा मूड खराब कर दिया था मैनेजर ने। वही मैनेजर ने फना की इयररिंग्स को देखा। उसके बाद उसने फना की हाथ में रिंग को भी देखा। क्या ये लड़की किस